ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने 7 पॉइंट्स लिखे थे नोट लगा के, उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं एक 8 पॉइंट, और उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन पॉइंट्स पे। तो 8 पॉइंट है कि जैसे दो लाइन दे रखी हैं 3D में, मैं 2D में बना रहा हूँ। जैसे दो लाइन है L1 एंड L2, तो इनके एंगल बाइसेक्टर होते हैं दो, हमको पता है ऐसे एंगल बाइसेक्टर बनते हैं, क्योंकि दो एंगल बनते हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो दोनों के एंगल बाइसेक्टर को हम B1 और B2 बोल रहे हैं। तो मान लो L1 के जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो ऐसे दे रखे हैं L1 M1 एंड N1, और L2 के हैं वो L2 M2 एंड N2 है। तो ये पूछा जाएगा कि B1 और B2, ये B2 है, BL नहीं है, B1 और B2 के डायरेक्शन रेशियो बताओ। तो ये पॉइंट है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स of two lines are, तो जैसे दो लाइन है तो हमको पता है कि जैसे दो लाइन एक पैरेललोग्राम लॉ से हमने पढ़ा है कि अगर ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है तो इनका जो डायगोनल होता है, ये पैरेललोग्राम है, तो ये जो इसका डायगोनल होता है वो वेक्टर दिया जाता है, एक दिया जाता है A वेक्टर प्लस B वेक्टर से, और ये एंगल बाइसेक्टर होता है, डायगोनल होता है वो। और दूसरा एंगल बाइसेक्टर अगर इनको हम पीछे एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, वो इसके दूसरे डायगोनल के पैरेलल होता है, तो वो जो वेक्टर के फॉर्म में दिया जाएगा वो A वेक्टर माइनस B वेक्टर दिया जाएगा। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर और A वेक्टर माइनस B वेक्टर के हिसाब से यहाँ पे हम जो एंगल बाइसेक्टर B1 एंड B2 हैं इनके डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये L1 L2 के फॉर्म में लिए हैं, तो इनको भी हम L1 प्लस L2, मान लो ये B1 के लिए लिख रहे हैं, और आई कैप प्लस वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं M1 प्लस M2 जे कैप, ये A प्लस बी, क्योंकि इसके वेक्टर बाइसेक्टर के हम डायरेक्शन रेशियो लिख रहे हैं, प्लस N1 प्लस N2 के कैप। सिमिलरली D2 के लिए माइनस, क्योंकि एक A प्लस बी होता है तो दूसरा A माइनस बी होता है, ये हम पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा है हमने। तो ये L1 माइनस L2 आई कैप प्लस M1 माइनस M2 जे कैप प्लस N1 माइनस N2 के कैप हो जाएगा। तो ये हमारे एंगल बाइसेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। अगर ये डायरेक्शन रेशियो हैं, अगर इनका हमको ए प्लस बी और ए माइनस बी, इनका अगर मैग्नीट्यूड दे दिया जाए, तो जैसे मैग्नीट्यूड दे दिया जाए तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके हम इनके डायरेक्शन को साइन भी निकाल सकते हैं। तो ये हम डायरेक्शन रेशियो किसके लिए हो गई, एंगल बाइसेक्टर्स के। तो बस अभी ये समझो कि जो एंगल बाइसेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियो हैं वो ऐसे दिए जाते हैं प्लस माइनस के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं इन सारे पॉइंट्स में कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट, ए line passing through origin makes angle 30 degree and 45 degree with x-axis and y-axis respectively, then find the angle made with z-axis। तो x एक्सिस y एक्सिस के साथ एंगल दे रखा है 30 और 40, तो हमने पता है, हमने लिखा था उसमें क्या अल्फा बीटा गामा माने थे, तो अल्फा दे रखा है 30 डिग्री, बीटा 45 एंड गामा पूछा गया है। तो गामा निकालना है तो हमको एक रिलेशन पता है तीनों में कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू है वो 1 होती है। तो cos स्क्वायर 30 डिग्री cos 30 रूट 3, तो ये 3/4 आ जाएगा, ये 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। यहाँ से cos स्क्वायर गामा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस 3/4, रहता है -1/4,
-1/4 cos स्क्वायर पॉसिबल नहीं है. Something square can never be negative number. So this is not possible. Therefore, there cannot be any line passing through origin. जो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एक्सल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ बना रही हो, तो ऐसी लाइन कोई एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो नो सच लाइन एग्जिस्ट्स. नो सच लाइन एग्जिस्ट्स. एग्जिस्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि इन ए ट्राइंगल ABC, if A पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 3 5 एंड B दे रखा है, A B दे रखा है माइनस 1 3 2 and C is lambda 5 mu. If the median through A is equal, if the median through A is equally inclined on coordinate axis, then find lambda and mu. तो क्या दे रखा है, ABC ट्राइंगल दे रखा है, ऐसे ट्राइंगल बना लिया हमने. ए रहा कितना है 2 3 5, B है -1 3 2 एंड C इज लैम्डा 5 म्यू. तो जो A से मीडियन है वैसे मान लिया मीडियन ये D, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. मीडियन का मतलब ये है कि अपोजिट साइडर्स को इक्वली बाइसेक्ट करती है. तो अब हमको AD के बारे में बोला गया है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ही इक्वल एंगल बनाती है. इसका मतलब इसके DRS हैं वो 1 1 1 हो जाएंगे. DRS ऑफ AD कितने हो जाएंगे, 1 1 1. तो 1 1 1 हो जाएंगे. अब पहले हमको D पॉइंट निकालेंगे. D पॉइंट कैसे, इन दोनों का मिड पॉइंट है D पॉइंट. तो मिड पॉइंट के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 and y1 plus y2 divided by 2 and z1 plus z2 divided by 2 ये आता है. तो AD हो गया. अब AD वेक्टर कैसे, AD क्योंकि AD की DRS यहाँ से तो हमने दिखा दी है क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है उसके बेसिस पे 1 1 1. लेकिन अगर हम इससे निकालें लैम्डा के टर्म्स में और म्यू के टर्म्स में तो उसकी वैल्यू आती है. तो हम AD वेक्टर कैसे निकालते हैं, AD वेक्टर निकालते हैं D वेक्टर माइनस A वेक्टर. ऐसे ही AD वेक्टर के हम DRS निकाल सकते हैं. DRS कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस लैम्डा -1 डिवाइडेड बाई लैम्डा -1 डिवाइडेड बाई 2 -2. ये -2 वाला ये वाला और ये है. और दूसरा आएगा इसका 4 - 3 और थर्ड आएगा म्यू +2 डिवाइडेड बाई 2 -5. अब इनको इसके साथ कंपेयर कर दो या इक्वल कर दो. अगर इक्वल हो रहा है, ये 1 आ रहा है तो देखो क्या है, यहाँ पे ये आए लैम्डा -5/2, यहाँ पे ऐसा साइन दिया जाता है और ये 1 और ये आ जाएगा म्यू -10 तो -8 डिवाइडेड बाई 2. ये 1 है तो ये डायरेक्ट इक्वल कर सकते हैं हम. तो लैम्डा -5 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू 1 होनी चाहिए. सिमिलरली म्यू -8/2 should be equal to 1. तो from here you will get mu and lambda. तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 7 5 और 2 और म्यू की वैल्यू आ जाएगी 8 + 2 10. ये आंसर हो जाएगा. ठीक. थर्ड क्वेश्चन करते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ if sum of square of distance from coordinate axis is 36, then find the distance from origin.
क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट का लिखना है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस ए 36, देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो पॉइंट मान लेंगे कि P है, x, y, z। तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस है उसका हमको पता है, पहले फॉर्मूला लिख सके हैं, रूट बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर। तो दूसरा होता है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, प्लस तीसरा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू दे रखी है 36। तो इसकी वैल्यू हम स्क्वायर किया, तो ये यहाँ से देखो, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर, यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 2 टाइम्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू 36। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 18। तो जो ओरिजिन से डिस्टेंस होती है वो तो ये होती है, तो ये आ जाएगी 3√2, 18 रूट 18 मतलब 3√2। ठीक है, तो यही आंसर हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 4 मार्क्स का कई बार पूछा जा चुका है, और वैसे भी स्टैंडर्ड क्वेश्चनों में भी आता है वो, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और भी बनते हैं, लेकिन ये हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे और उसको समझेंगे। क्वेश्चन है कि if a line makes alpha, beta, gamma and delta angles with the diagonals of a cube, then prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta equals to 4/3। तो क्या दे रखा है कि एक लाइन है जो कि एक क्यूब के डायगोनल हैं, उनसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बनाती है, तो हमको ये प्रूव करना है। तो हम एक स्टैंडर्ड या एक क्यूब बना लेते हैं सिंपल सा। जैसे सिंपल सा क्यूब का मतलब क्या है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में यूनिट साइड का एक क्यूब बनाते हैं। तो यूनिट साइड के लिए क्यूब का मतलब ऐसे 3D में बनाना है, तो ये यहाँ पे, और ये जेड एक्सिस, पहले 3 एक्सिस बना रहे हैं, इधर पॉजिटिव जेड, तो ये एक्स एक्सिस पे, फिर इसको इधर यहाँ पे, और हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे, तो इनको बाकी जो नेगेटिव वाले हैं, नेगेटिव वाई, नेगेटिव जेड और नेगेटिव एक्स को मिटा देते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव वाले पार्ट मिटा दिए। तो यूनिट डायमेंशन का एक हम क्यूब बना रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के ऐसे, और फिर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाए, तो पैरेलल टू जेड यहाँ पे, पैरेलल टू एक्स इधर, और एक लाइन इधर बनेगी जो कि इससे पैरेलल ऐसे इधर इससे मिलेगी। और ये इससे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक क्यूब बन गया जिसकी जो साइड की लेंथ है वो 1 ली है हमने। 1 है, तो देखो ये पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, ये वाई और ये जेड, तो ये पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,0,0, क्योंकि ये लेंथ 1 है, वाई और जेड तो इस पे 0 होंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस, अब अगर वाई एक्सिस में 1 चले तो यहाँ पे 1, वाई एक्सिस भी 1 और जेड एक्सिस 0। ये वाई एक्सिस पे है तो इसका 0,1,0 हो जाएगा। ये जेड एक्सिस पे पॉइंट है तो बाकी दोनों 0, जेड वाला 1 हो जाएगा। बाकी बचे हुए लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे इसमें एक्स में 1 चले, फिर जेड में 1 चले तो ये पॉइंट आ जाएगा, तो 1,0,1 हो जाएगा ये। सिमिलरली ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, तो इसके लिए हम जेड में 1 चले फिर वाई में 1 चले, तो 0,0
1,1 सॉरी 0 1 1, क्योंकि इसके लिए जेड में चलेंगे और वाई में चलेंगे, एक्स में नहीं चलना पड़ा। अब ये और बचा है तो इसके लिए एक्स में चलना पड़ेगा 1, फिर जेड में चलना पड़ेगा, फिर वाई में चलना पड़ेगा, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तीनों में 1 1 1। तो हमारे 8 के 8, ये तो पॉइंट ओरिजिन है 0 0 0। तो ये हमारे 8 पॉइंट्स हो गए। अब इन 8 पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, जैसे ये ओ है, इसको ए दे दिया, इसको बी, इसको सी, ये डी, और इसको ई, एफ एंड जी। तो देखो हमारे पास 4 जो डायगोनल है वो कैसे बनेंगे, यहाँ पे 4 डायगोनल बनेंगे। एक तो ओ से इस अपोजिट को ई को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, दूसरा ओ ई, एक तो ओ ई होगा, दूसरा होगा इसको जी को बी से करने वाला, जी बी या बी जी बोलो, तीसरा यहाँ से सी से एफ का, और एक ए से डी वाला। तो इन डायगोनल को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले सबसे पहले ओ ई वेक्टर देखो क्या बनेगा, ओ ई वेक्टर मतलब ई वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, तो ये 1 माइनस 0 आई कैप, 1 माइनस 0 जे कैप, 1 माइनस 0 के कैप, तो इसको डायरेक्ट हम आई प्लस जे प्लस के कैप लिख सकते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओ ई वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, ई वेक्टर आई प्लस जे प्लस के है, ये 0 0 0 लिख सकते हैं। फिर ओ ई के बाद जी बी या बी जी लिख लो, तो जी बी, जी बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस जी वेक्टर, तो माइनस जी वेक्टर के लिए तो देखो आई कैप 0 माइनस 1 जे कैप प्लस के कैप, क्योंकि ये इसमें से माइनस करके रखा है। जी बी के बाद अब ये सी एफ लिख देते हैं, सी एफ वेक्टर, सी एफ वेक्टर मतलब एफ माइनस सी, तो आएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, 1 1 0 है और ये 0 0 1 है। फिर उसके बाद हमारा एडी वेक्टर, तो एडी के लिए डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, डी माइनस ए तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये तो हमारे चारों डायगोनल्स हो गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, गामा है ये आर नहीं, ऐसा डेल्टा एंगल्स विद द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब देन प्रूव दैट। तो हमको प्रूव करना है, तो हम ना लाइन को एक यूनिट वेक्टर के फॉर्म में मान लेते हैं। तो लेट लाइन इज एज, कोई भी लाइन मान लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मान लिया, और ये कोई भी लाइन जैसे पी क्यू, ए और बी तो यू भी होगा, पी क्यू मान लिया, और इसका हम मान रहे हैं कि ये यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर। इसका मतलब यूनिट वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट है वो 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 है। ठीक है। अब हमको क्या है कि cos अल्फा cos बीटा cos गामा है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा क्या है कि अल्फा है वो इस लाइन के द्वारा एक डायगोनल ओई के साथ जो एंगल है उसकी वैल्यू है। तो cos अल्फा के लिए दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, दिस डॉट दिस पी क्यू डॉट ओई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ओई। तो पी क्यू डॉट ओई जब ये करेंगे तो आई का आई से एक्स, वाई का जे, जे का जे से वाई, और के का के से, डिवाइडेड बाई पी क्यू का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो ये 1, और ओई का मैग्नीट्यूड कितना आएगा √3, तो ये cos अल्फा आ गया x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई √3। सिमिलरली cos बीटा मान लिया कि इसके और इसके बीच का एंगल है, तो यहाँ से देखो क्या आएगा x माइनस वाई प्लस जेड, जब ये इससे डॉट प्रोडक्ट होता है, डिवाइडेड बाई इसका तो 1 है और उसका √3, तो ये आ गया। ऐसे ही cos गामा कितना आ जाएगा, इसका इसके साथ करो, x प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई √3 एंड cos डेल्टा इसका एडी वेक्टर से, तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई √3। अब बोला गया है कि इन सब को स्क्वायर करके ऐड करो, उसकी वैल्यू 4/3 आनी चाहिए। तो अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इधर तो आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा, और इधर देखो क्या आएगा, इधर इसका स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर, और फोर्थ पोजीशन का माइनस एच प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर आएगा सबके नीचे, वो 3 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए। ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो बस फॉर्मूला लगा लेते हैं वो। अब जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो 4 टाइम्स आ जाएगा ये। 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आएगा एक्स वाई, इस यहाँ से आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और 2 टाइम्स ही यहाँ से जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस यहाँ से आएगा एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और यहाँ से आएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स होल डिवाइडेड बाई कितना है 3। जब इसमें कुछ कट गया आएगा, कुछ क्या है, बहुत कुछ कटेगा। एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस, ये कट गया, ठीक है। और देखो वाई जेड में ए वाई जेड प्लस ए वाई जेड माइनस, सिमिलरली वाई जेड माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस माइनस 2 बार है, इधर भी प्लस प्लस 2 बार, तो ये तो पूरा ही कट गया, ये पूरा कट गया तो 0 हो गया। यहाँ से ये आ गया 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 है, 1 है तो इसकी वैल्यू 4/3 आ गई। तो यही पूछा गया था कि ये प्रूव करना है किसकी वैल्यू है वो 4/3 के बराबर है, तो यहाँ से प्रूफ हो गई, प्रूव हो गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। जो भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं ऐसा क्वेश्चन एक वेक्टर में भी था एचएससी में, एक्सरसाइज कुछ तो 5.3 में था शायद लास्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है कि दिया है फाइंड द एंगल between the lines whose DRS are given as L plus M plus N equals to 0 and L square plus L square 2L square plus M square minus N square equals to 0। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, तो ये भी पूछा गया है कई बार प्रूव करने के लिए, एंगल निकालने के लिए। तो एंगल देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पहले इन दोनों में रिलेशन, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एल की वैल्यू माइनस एम प्लस एन, और इसको यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या आएगा 2 टाइम्स आएगा माइनस एम प्लस एन का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। अंदर देखो ये पूरे का स्क्वायर तो माइनस तो हट जाएगा, तो 2 टाइम्स यहाँ पे आएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एम स्क्वायर 2m 2 4 एम स्क्वायर आएगा, 2n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर तो प्लस एन स्क्वायर प्लस 4mn इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हैं हम 2m प्लस n का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देख लो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई -2m। वैसे 2 बार लिखा जाता है, उसको देखो 2 बार लिखेंगे। जैसे कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो इसको x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू -1 थोड़ी लिखते हैं, ये लिखते थे बचपन में 10th तक, लेकिन अब तो इसको कैसे लिखेंगे -1 एंड -1, क्योंकि x की दो वैल्यू, दो रूट्स आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक थी इसलिए 2 आ रहे थे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो इसको 2 बार लिखेंगे। 2 बार लिखेंगे तो n इक्वल्स टू -2m -2 है। तो जो हमारी जो रेशियो थे उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि L की जगह देखो, जब हम -n की जगह -2m लिखेंगे ना, रखेंगे यहाँ पे, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की जगह -2m प्लस m, तो -m माइनस a प्लस m, तो L की वैल्यू m आ गई। तो L की जगह सब कुछ m में ले आते हैं, L की जगह m रख सकते हैं, फिर m की जगह तो m रहने दो, क्योंकि हमने क्या माना था, जो कॉमन रेशियो है उनको L m n मानते हैं, तो L की जगह m रख दिया, m को m रहने दिया, और n की जगह -2m। एक ये आ गया और दूसरा भी यही आएगा, दूसरा यही आएगा, मतलब उनके डायरेक्शन रेशियो हैं उनको ऐसे लिख सकते हैं 1 1 -2। जब दोनों 1 1 -2 हैं तो अगर हमें एंगल निकालना है cos थीटा इक्वल्स टू 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस -2
तो बेसिकली ये तो पैरेलल है ना, पैरेलल है, पैरेलल है तो इनका पैरेलल है, तो पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, पैरेलल के बीच का एंगल आता है 0 डिग्री। नहीं तो वैसे भी निकाल सकते हैं, देखो फॉर्मूला से निकालना है तो फॉर्मूला भी 1 × 1 + 1 × 1 - 2 × -2 इसका इसका रूट तो आएगा 4 + 6 √6 तो ये आ जाएगा 416 6/6 मतलब 1 cos थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वजह 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब यही आंसर है, एंगल की पिक्चर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, बाकी क्वेश्चन हम एचएससी और बुकलेट या अरे हम टारगेट से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम पॉइंट और स्ट्रेट लाइन से थोड़ा रिलेट कर पाओ इसको, कि अब तक हम पॉइंट पढ़ रहे थे, अब थोड़ा स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। तो हमने वहां पे भी इक्वेशन लिखी थी हमने स्ट्रेट लाइन की, तो इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बोलते इसको, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन वहां पे हमने बहुत फॉर्म पढ़े थे। सबसे पहले एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, एक 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा था, एक पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ा था, एक पैरामीट्रिक फॉर्म भी पढ़ा था, और ये इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था। यहाँ पे इतने सारे फॉर्म नहीं है, लेकिन एक दो फॉर्म है। एक सबसे पहले इसमें आता है 2 पॉइंट, तो जब से एक लाइन है वही सबसे स्टैंडर्ड है यहाँ पे। तो जैसे कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक P है x1, y1, z1 और एक दूसरा पॉइंट Q है तो x2, y2। जब भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एक लाइन मिलेगी हमको, एक लाइन मिलेगी तो हम उसको इक्वेशन पूछ सकते हैं। अब इक्वेशन तो वहां पे देखो, याद करो वहां पे हमने कैसे लिखी थी। वहां पे एक हमने पॉइंट माना था पी क्यू हो गया, तो एक पॉइंट आर मान लेते हैं, आर मान लिया जिसको एक्स वाई जेड लिया था। फिर हमने वहां पे बता रहा हूँ, अब ऐसा नहीं है कि वहां पे जो निकाला तो ऐसे लग जाए 3D है। तो ऐसा है कि इसकी स्लोप हमने इसकी स्लोप के बराबर की थी, वहां से हमको 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन मिल गई थी। ऐसा यहाँ पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट फॉर्म में देखो स्लोप कैसे, तो इसकी स्लोप कैसे निकालें। स्लोप का मतलब मैंने अभी बताया था पिछले लेक्चर में कि वहां पे जो स्लोप होती है यहाँ पे वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, तो इनकी डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन रेशियो है वो इसकी डायरेक्शन रेशियो के बराबर करो तो तब्दीली आ जाएगी। लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि जो आर पी वेक्टर है वो पी क्यू वेक्टर के पैरेलल है, तो मैंने पैरेलल वेक्टर के लिए लिखा था, क्या लिखा था कि जो जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी आर वेक्टर इक्वल्स टू, हम पैरेलल वेक्टर कैसे लिखते हैं, पी आर वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर लिख सकते हैं इसको, है ना। अब इसको लिखना है तो इसको लिखने का और तरीका क्या हो सकता है, जैसे पी क्यू लिखना है तो पी क्यू लिख लो, इसको ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो तो इसको ए बी लिखेंगे तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा, मैं भी तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम पी क्यू वेक्टर, और इस पी को इधर ले जाओ तो आर वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स पी क्यू वेक्टर। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है ये होती है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, या वेक्टर फॉर्म, बस हमको भी लाइन की इक्वेशन तो पहले लिख दिया है टॉपिक। तो वेक्टर फॉर्म में हमारी ये लाइन की इक्वेशन होती है, याद रखनी है, स्टैंडर्ड है। अभी वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे हमने क्या लिया था, इसको एक्स वाई जेड लिया है, इसको x1 y1 z1 है, और ये देखो, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म से और आगे सॉल्व करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसको हम नाम देंगे बाद में। तो देखो इसको लिख सकते हैं हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू पी है वो है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, ये देखो पी क्यू वेक्टर कैसे आएगा, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, जिसको हम लिखते हैं x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, अब देखो
इसको इधर इतने पार्ट को इधर ले आओ, इधर ले आएंगे तो ये x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस बाई माइनस बाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस बाई टू माइनस बाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। अब दोनों को कंपेयर कर दो या रेशियो ले लो, दोनों का रेशियो लेंगे तो देखो यहाँ से x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल्स टू बाई माइनस बाई वन अपॉन बाई टू माइनस बाई वन इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लैम्डा। ये रेशियो इक्वल कर दिया, आई का आई से कंपेयर कर दिया, आई का कोफिशिएंट इसका इसके साथ रेशियो लिया है, इसका इसके साथ एंड इसका इसके साथ और इक्वल टू लैम्डा। अरे ऐसे कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो लैम्डा इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है ये भी दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म है, सबसे ज्यादा यही यूज होने वाली है आगे, तो इसको याद रखना है। इसको हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बहुत यूज होने वाली है पूरे चैप्टर में इसमें। तो ये कार्टेशियन फॉर्म कैसे है कि एक पॉइंट एक्स वन बाई वन जेड वन एक पॉइंट पे रखा है, दूसरा एक्स टू बाई टू जेड टू पे रखा है, तो हम इसको कार्टेशियन फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं। आगे इसको देखो, एक्स टू माइनस एक्स वन है ना, वो उसको हम एल एम एन भी लिख सकते हैं। एल एम एन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एम, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो मैंने बताया था कि जब दो पॉइंट दे रखे हो तो उनको डायरेक्शन रेशियो निकालने का क्या होता है, दूसरे में से पहले वाले को माइनस करके भी निकाल सकते हैं। तो ये भी ऐसे भी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई, कब, जब दो पॉइंट्स दे रखे हो तब, या फिर इसी को एक पॉइंट दे रखा हो एक्स वन बाई वन जेड वन और डायरेक्शन रेशियो दे रखे हो, तो अगर नई डायरेक्शन रेशियो दो पॉइंट दे रखे हो तब भी हम जैसे वहां पे वहीं से देखो 2D से ही हम थोड़ा कंपेयर करते हैं इसको। जैसे 2D में दो पॉइंट दे रखे हो तो स्लोप निकाल के उसको एक पॉइंट और स्लोप फॉर्म भी बोल सकते हैं ना। जैसे दो पॉइंट दे रखे हैं पी एक्स वन बाई वन और दूसरा पॉइंट क्यू दे रखा है एक्स टू बाई टू, तो एक तो तरीका है कि टू पॉइंट फॉर्म लगा के इसकी इक्वेशन निकाल लो, टू पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। टू पॉइंट क्या होती है, बाई माइनस बाई वन इक्वल्स टू बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। दूसरा तरीका क्या होता है कि पहले इसकी स्लोप निकाल लो, एम स्लोप क्या होती है, बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू। यहाँ पे कोई लिख देना नहीं, बस समझने के लिए कंपेयर क्या डिफरेंस है और थोड़ा और क्लियर हो जाए चीजें, वो समझ रहे हैं। तो अब स्लोप निकाल ली तो हम बाई माइनस बाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये भी तो लगा सकते हैं, क्योंकि अगर एम हमने निकाल ली रेडीमेड तो ये निकाल ली है, या फिर एम की वैल्यू यहाँ से रख दो तो टू पॉइंट फॉर्म हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, या तो टू पॉइंट फॉर्म में ऐसे लिख लो, या फिर टू पॉइंट फॉर्म में जो दो पॉइंट से हम उनके डायरेक्शन रेशियो निकाल के एल एम एन उस फॉर्म में लिख दो। तो जो डायरेक्शन रेशियो है वो एक तरह से स्लोप की तरह काम करते हैं इसमें। तो ये हो गया। अब देखो, तो डायरेक्शन रेशियो है क्या है, वो रेशियो बताते हैं, तो इसमें एक पॉइंट लिखते हैं, इस पूरे को फर्स्ट पॉइंट बना लेना। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसमें ये इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पी वेक्टर, पी क्या पोजीशन वेक्टर या कोई पॉइंट दे रखा है, एंड परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर के परपेंडिकुलर हमको अगर डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो उसका तरीका क्या होता है, पी क्रॉस क्यू निकाल के। तो एक पॉइंट से पास होने वाले और पी और क्यू के परपेंडिकुलर निकालने के लिए उसको क्या करेंगे, हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो उसका होता है आर वेक्टर, जैसे अभी हमने इसके लिए लिखा था कि आर वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम पी क्यू वेक्टर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसको मैं स्लोप स्मॉल में लिख रहा हूँ, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी के फॉर्म में लिखते हैं। जब उससे क्या होगा कि हमारा एक पॉइंट ए वेक्टर से पास हो रही है और तो दो अलग अलग वेक्टर दे रखे हैं,
पहले जो पॉइंट था उसको भूल जाओ क्या था, ये पॉइंट लिख रहे हैं। ये क्या है, ये इतना समझने के बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर, एक वेक्टर एक एक पॉइंट से पास हो रही है और दो जो वेक्टर हैं इनके परपेंडिकुलर है, तो इसको कैसे दिया जाता है, उसको देने का तरीका है, लिखने का तरीका है कि आर वेक्टर इक्वल्स टू, जैसे अभी ये लिखी थी ना बिल्कुल वैसे ही, आर वेक्टर इक्वल्स टू ये हमने लिखा था पी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम पी वेक्टर प्लस प्लस पी क्यू वेक्टर लिखा था, इसको पी क्रॉस क्यू लिखा था, पी क्यू एक ही वेक्टर था। तो यहाँ पे तो हमको डायरेक्शन रेशियो पी क्यूब से निकल रहे थे क्यू माइनस पी करके, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे, इसके परपेंडिकुलर है ना, दोनों के परपेंडिकुलर, दो वेक्टर हैं उनके जब दोनों के परपेंडिकुलर चीज चाहिए तो उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि ये हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि बी से क्यू हमेशा जो बी क्रॉस क्यू आता है वो बी और क्यू के परपेंडिकुलर आता है, तो बी क्रॉस और ए से पास हो रही है, पास होने वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा जाता है प्लस लैम्डा टाइम और यहाँ पे ये लिखा जाएगा बी क्रॉस सी। तो ये पॉइंट याद रखना है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर देख लो क्या है कि पॉइंट क्या दे रखा है, ए वेक्टर से पास हो रही है, पास हो रही थी, ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, और बी और सी के परपेंडिकुलर है तो बी क्रॉस सी निकाल देना है, बी क्रॉस सी निकाल के ऐसे रख देना है, तो ये हमारी लाइन है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन कर लेते हैं इसको, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 135 इक्वेशन है, फाइंड द इक्वेशन of line passing through 135266 135 and 266 दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये रहा फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में। अच्छा वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए तो वेक्टर फॉर्म में देखो, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख जाएगी आर वेक्टर इक्वल्स टू पी, पी वेक्टर मतलब ये आता है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस लैम्डा टाइम पी क्यू, ये पी मान लो इसको क्यू मान लो, पी क्यू वेक्टर मतलब आई कैप 2-1 प्लस 6-3 प्लस 6-5 के, ये वेक्टर फॉर्म में हो गई। कार्टेशियन फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला है x-x1, इसको x1/1 z1 और इसको x2/2 z2 मान लो, तो x-1 डिवाइडेड यहाँ से इसके साथ x माइनस ये इसका कोफिशिएंट, y माइनस इसका कोफिशिएंट और डिनोमिनेटर में इसका कोफिशिएंट, तो 1 इक्वल्स टू y माइनस ये वाला 3 डिवाइडेड वाली ये वाला 3 इक्वल्स टू z माइनस ये वाला 5 और इसकी डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू लैम्डा। ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म में होगी, तो दोनों फॉर्म में मैंने ये इक्वेशन लिख ली है। वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कन्वर्ट, देखो जब यहाँ पे जो लिखा है वो तो एक्स वाई जेड के रूप में एक्ट करता है, और यहाँ पे जो लिखा रहता है वो x1/1 z1 के रूप में, और यहाँ पे जो लिखा है वो l-m-n के रूप में करता है, तो बस हो गया कन्वर्ट। यहाँ पे अगर x वाई जेड है तो इसके साथ इसका x1/1 z1 यहाँ पे आ जाएगा, देखो x माइनस इसका कोफिशिएंट, y माइनस इसका कोफिशिएंट, z माइनस इसका कोफिशिएंट इधर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कंजुगेट रेस्पेक्टिवली x के साथ इसका कोफिशिएंट, y के साथ इसका, z के साथ इसका, तो 1 3 1 और यहाँ पे 135, तो यहाँ पे 135। सिमिलरली अगर इसमें दे रखा हो इसमें कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए इधर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, तो लैम्डा के साथ कॉमन आके ये जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो इधर लैम्डा के साथ वेक्टर में आता है, और जो ये पॉइंट होता है ये पॉइंट होता है, तो ये लाइन की इक्वेशन है जो 135 एक पॉइंट से पास होती है जिसके डीआरएस में 131, तो एक तरह से स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गया, ये एक पॉइंट एक स्लोप और ये डीआरएस, ठीक है, ओके।